अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अहसन तजवीद के 8वें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 7वें लेक्चर में हम पढ़ चुके थे नून साकिन और मीम साकिन के इख्फा का। आज हम पढ़ते हैं मद का बयान, मद की तारीफ। मद के बारे में मैं पहले लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ कि मद होता क्या है, लेकिन फिर हम पढ़ लेते हैं। मद के मायने हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा कौन से होते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ कि आवाज़ को दो चंद। अब उन्होंने कहा है कि हरूफ मद्दा की आवाज़ कितनी मकदार में निकलती है, हमने ये बताना है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि हरूफ मद्दा मद्दा कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी आवाज़ें कितनी कितनी मकदार में निकलेगी, कैसे निकलेंगी। ठीक है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। मद के मायने हरूफ मद्दा की आवाज़ को दो चंद या सा चंद ज़्यादा बाकदर ज़रूरत रवायत के मुवाफिक खींचना। मद सिर्फ हरूफ मद्दा और हरूफ लीन में होता है। इतनी तो समझ आ गई है। ठीक है, अब हरूफ मद्दा कितने होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। कैसे? अलिफ, जिस वाव साकिन से पहले पेश हो, जिस या साकिन से पहले जेर हो। अलिफ से पहले जबर, जिस वाव साकिन से पहले पेश और जिस या साकिन से पहले जेर हो। यहाँ पे जबर उन्होंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जेर आनी थी। ठीक है, जैसे नू ही है वगैरह। अलिफ कभी मुतहरिक नहीं होता, मुतहरिक के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हमेशा साकन होता है, साकन की भी डिफाइन हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हमेशा जबर होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। इसलिए अलिफ हमेशा मद्दा होता है, कभी गैर मद्दा नहीं होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जबर जेर और पेश को खींचने से अलिफ वाव मद्दा और जाय मद्दा पैदा होते हैं। अलिफ वाव और या, इन तीनों की हम इन तीनों की पहचान जबर जेर और पेश से करेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर वाव साकिन से पहले पेश और याए साकिन से पहले जेर ना हो, तो देखिए यहाँ पे जेर आ रहा है, ऊपर जो हमने पढ़ा था यहाँ पे जबर उन्होंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे जेर का वर्ड आना है। ठीक है, अगर वाव साकिन से पहले पेश और याए साकिन से पहले जेर ना हो, तो ये दोनों हरफ साकन ना होंगे बल्कि मुतहर्रक होंगे। ठीक है, तो ये दोनों हरूफ गैर मद्दा होते हैं। ठीक है, जब वाव साकिन और याए साकिन से पहले जबर हो, तो इन दोनों को हरूफ लीन कहते हैं। यानी जब वाव साकिन और याए साकिन से पहले जबर हो, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? हरूफ लीन। जैसे खौफा में वाव और वाव व सईफी में या वगैरह। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया था हरूफ मद्दा कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब मद मद की इकसाम पढ़ेंगे। ये तो हरूफ मद्दा है ना, हमने पढ़ लिए 3 है। अब हम मद की इकसाम पढ़ेंगे। मद की इकसाम, मद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में, असली और फरी। अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा और सुकून ना हो, तो मद असली होगा। ठीक है, अगर हरूफ मद्दा कौन से हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ, जिस वाव के साकिन से पहले पेश हो और जिस या साकिन से पहले जेर हो। ठीक है, इन 3 हरफों में से हरफों के बाद अगर हमजा और सुकून ना हो, तो हरूफ मद्दी असली होगा, मद्दे असली होगा। जैसे उतीना, नुहीहा, मालिकी, औलू, फी यौमिन, युही और दाऊदा वगैरह। इसको मद्दे जाती, मद्दे तबई और कसर कहते हैं। इनके इन जो हरूफ का औतीना, नुहिया, इन वर्ड्स को मद्दे जाती भी कहते हैं, मद्दे तबई भी कहते हैं और कसर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी मकदार कितनी है? 1 अलिफ के बराबर है। इसकी मकदार कितनी? 1 अलिफ की जितनी। अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा या सुकून, यहाँ पे हरूफ मद्दा के बाद सुकून और हमजा नहीं होंगे, तो हरूफ असली होगा, मद्दे असली होगा। अगर हमजा और सुकून होगा, तो मद्दे फरी होगा। ठीक है, इसकी भी 4 आगे किस्में हैं। कौन सी? मत्सल, मुनफस्सल, लाजम और आरज। ठीक है, मद्दे मोत्सल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मायनी है मिला हुआ या मिलाकर पढ़ना। ठीक है, अगर हरूफ मद के बाद हमजा एक ही कलमे में आ जाए, मतलब एक वर्ड है, उसी के बाद हरूफ मद्दा के बाद यानी अलिफ या और वाव के बाद हमजा आ जाए, तो उसे मद मुत्सल कहते हैं। जैसे जा, हमजा आ गया, अलिफ के बाद हमजा आ गया, यानी हरूफ मद्दा के बाद हमजा आ गया। जी, अलिफ या के बाद हमजा आ गया। सू, वाव के बाद हमजा आ गया। एक ही कलमे में ये आए हैं, तो मद्दे मुत्सल होगा। ठीक है, इसको मद्दे वाजब भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मद्दे वाजब। आगे हम पढ़ते हैं मद्दे मुनफस्सल। अगर हरूफ मद्दा के बाद मद्दे मुनफस्सल का मतलब है साथ ना आए या दूसरी साइड पे वो चला जाए लेकिन साथ ना आए। जैसे यहाँ पे मुत्सल था, एक ही कलमे में आ रहा था हमजा, लेकिन यहाँ पे एक ही कलमे में नहीं आएगा, दूसरी जगह पे आ जाएगा, दूसरे साथ साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए, जैसे मा अनजलना, कालू, आमन्ना और फी अनफुसिकुम वगैरह, इसको मद्दे जायज भी कहते हैं। इसका मद्दे मुनफसल का दूसरा नाम मद्दे जायज भी है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मद्दे मुनफसल की तारीफ भी कह के पूछ सकते हैं, और यहाँ फिर आपको मद्दे जायज की तारीफ कह के भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मद्दे मुनफसल की कह के ही तारीफ आपसे पूछे। ठीक है, हमें समझ आ गई। अलिफ, मा अनजलना, उन्होंने कहा था हमजा दूसरे कलमे में आ जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसको क्या कहते हैं? हमजा और सुकून के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, मद्दे फरी की हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है,
آگے مد متصل اور مد منفصل دونوں کی مقدار کے بارے میں بتایا ہوا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں. ایک قول کے مطابق 2 الف کے برابر ان کی مقدار ہے, ایک قول کے مطابق 2.5 الف کے برابر ہے, اور ایک قول کے مطابق 4 الف کے برابر ثابت ہوتی ہے. لیکن پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک جلسے کی قرات میں پہلی جگہ جس مد کی جو مقدار اختیار کی جائے وہی آخر تک رہے گی. یعنی کہ قرات میں ہم نے دیکھنا ہے پہلی جگہ میں جس مد کی چاہے وہ مد متصل ہو چاہے وہ منفصل ہو, جس کی بھی مقدار آئے گی وہی آخر تک رہے گی, کہیں بھی وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نہ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور مد متصل کی مقدار سے مد منفصل کی مقدار کو بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے. مد متصل کی مقدار کو مد منفصل کی مقدار کے سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں برابر ہی ہیں, دونوں کی مقداریں برابر ہی ہیں. یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے دونوں کی مقدار برابر رہے. یا منفصل کی مقدار متصل سے کم کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک الف کی مقدار ایک زبر کی مقدار سے دگنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک الف کی مقدار ایک زبر کی مقدار سے دگنی ہوتی ہے. الف کی مقدار کا اندازہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس طرح قرات ہو, خواہ ٹھہر ٹھہر کو ہو یا جلد یا متوسط. متوسط کی بھی ہم پیچھے ڈیفائن پڑھ چکے ہیں, توسط کی بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے تناسب کھلی ہوئی ایک انگلی بند, یعنی ایسے ایسے ایسے. اسی طرح ایک انگلی بند کی جائے یا ایک بند انگلی کھولی جائے تو اس ایک الف کی مقدار ہو جائے گی. ایک الف کی مقدار کتنی ہے؟ یہ بند انگلی ہے. ایک الف کی مقدار یہ میں نے کھولی ہے اتنی ہے. ٹھیک ہے, ایک الف کی مقدار کتنی ہے؟ بند انگلی کو کھولنا. ٹھیک ہے, اسی طرح 2 الف کے اندازے کے لیے 2, 3 الف کے لیے 3, یا 4 الف کے لیے 4 اور 5 الف کے لیے 5 انگلیاں کھولنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ 4 الف کے 4 الف کو بیان کرنا ہے, یہ میں نے 4 انگلیاں بند کی ہے, ان کو کھولنا ہے, یہ 4 الف کی مقدار بیان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مد لازم یعنی سکون لازمی ہوگا اگر حروف مدہ کے بعد ایسا سکون آئے جو حرف کو اس طرح لازم ہو کہ خواہ وہ وصل کیا جائے یا وقف. وصل کے یعنی ملا کر پڑھا جائے, یا وقف کیا جائے یعنی رک جائے, ٹھہر جایا جائے, کسی حال میں حرف سے جدا نہ ہو تو اس کو سکون لازمی کہتے ہیں. یعنی وہ نہ تو وقف کی وجہ سے جدا ہوگا نہ ہی وہ وصل کی وجہ سے جدا ہوگا, وہ ہر حال میں رہے گا, تو اسے کہتے ہیں سکون لازمی. اور اس سکون کی وجہ سے جو مد پیدا ہوتی ہے اس کو مد لازم کہتے ہیں. اس کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلی قسم ہے قلمی مستقل, قلمی مخفف, حرفی مستقل, حرفی مخفف. ٹھیک ہے, مد لازم قلمی مستقل پڑھ لیتے ہیں. یعنی یہ جو شد ہے نا اس کو سخت کر کے پڑھنا. جو کلمہ شد ہو اس کو سخت پڑھنا, سخت ہو جانا اس کا. شد کو ہم سخت پڑھتے ہیں نا تھوڑا, اس لیے. اگر حروف مد کے بعد کسی کلمے میں تشدید, تشدید کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں, شد, اس شد کو کہتے ہیں تشدید ہو, جیسے اتو حجونی. ٹھیک ہے, یہاں پہ شد ہے, یہاں پہ بھی شد ہے, یہاں پہ جیم کو تھوڑا سخت کر کے پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے, داباتی, یہاں پہ با کو سخت کر کے یعنی تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے, مد لازم قلمی مخفف, اگر حروف مدہ کے بعد کسی کلمے میں محض سکون ہو, یہاں پہ تھا تشدید, مسقل کے مسقل سے ہی پتہ چل رہا ہے تشدید والا, مخفف سکون ہو, صرف سکون آ جائے, جیسے یہاں پہ یہ جزم آ رہی ہے نا, الف کے بعد لام پر جزم آ رہی ہے, الانا, الانا, یہاں پہ جزم سکون ہو, اسے کہتے ہیں مخفف. مد لازم حرفی مسقل, اگر حروف مد, حروف مقطعات, یہ بھی ہمیں پتا ہے کون کون سے الفاظ ہیں, کون کون سے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, جن کے معنی ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو ہی صرف پتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تشدید ہو, حروف مقطعات اور حروف مدہ کے بعد تشدید ہو, تو جیسے الف لام میم, میم پہ شد ہے, لام. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں مد حرفی مسقل. اب آگے ہے مد لازم حرفی مخفف, اگر حروف مد حروف مقطعات میں ہوں اور اس کے بعد محض سکون ہو, جیسے الف لام میم, اس کے میم میں مد لازم کی 4 قسموں میں 3 یا 5 الف کا طول کیا جاتا ہے. مد لازم کی 4 قسموں میں 3 یا 5 کا الف کا طول کیا جاتا ہے. یہاں بھی پہلی جگہ جو مقدار اختیار کی جائے وہی آخر تک رہنی چاہیے, اور 4 قسموں کی مقدار برابر رکھنی چاہیے, کہیں کم اور کہیں زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ مزید آپ کو اس کی مشق سے پتہ چل جائے گا, آپ کو ڈیٹیل اس کی مشق بھی آج ہم پڑھیں گے, وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کے بارے میں, مد مسقل کے بارے میں, مخفف کے بارے میں, متصل کے بارے میں, منفصل کے بارے میں. آگے ہم پڑھتے ہیں مد عارض. اگر حروف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو وقف کی وجہ سے آیا ہو تو اس کو سکون عارضی کہتے ہیں. یعنی پرماننٹ نہیں, تھوڑا سا سانس لینے کے لیے ہم رک جائیں, اس کو کہتے ہیں مد عارض. اس سکون کی وجہ سے جو مد ہوتی ہے اس کو مد عارضی کہتے ہیں, جیسے سریعو, سریعو. ٹھیک ہے, سریعو الحسابی, یعلمون اور یوم الدین. ٹھیک ہے, مد عارض کی ہم وجہ پڑھ لیتے ہیں, مد عارض ہوتا کیوں ہے. ٹھیک ہے, مد عارض میں طول, توسط اور قصر, ان کے بارے میں ہم ڈیفائنس پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکچرز میں. تینوں وجہ جائز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن
तोल उला है, तोल के बाद तवस्त और तवस्त के बाद कसर का मर्तबा है। तोल की मकदार 3 अलीफ, तवस्त की मकदार 2 अलीफ, एक कोल से तोल की मकदार 5 अलीफ, तवस्त की मकदार 3 अलीफ और कसर की मकदार 1 अलीफ है। यहाँ भी यही मुनासिब है कि एक जलसा के करात में पहली जगह जो वजह और जिस वजह की जो मकदार इख्तियार की जाए वही आखिर तक रहेगी। यानी पहले अगर हमने एक मद को पढ़ा है तो वो आखिर तक ही रहेगी, कहीं बराबर कहीं ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। अलबत्ता इस मद में तालीम और ताल्लुम के वक्त अफादे और इस्तफादे की गर्ज से कहीं तोल कहीं तवस्त और कहीं कसर कर लिया जाए तो जायज है, ठीक है, बाखिलाफ मद मुत्सल, मुनफसल और मद लाजम के। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन मद्दों में कहीं 2, कहीं अढ़ाई और कहीं 4, कहीं 3 और कहीं 5 अलिफ की मकदार पढ़ना और गलत और खल्त करना किसी तरह दुरुस्त नहीं है, बल्कि हर मद में पहली जगह जो मकदार इख्तियार की जाए वही आखिर तक रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम मशकी सवालात कर लेते हैं, उसके जवाब पढ़ लेते हैं ताकि हमें मजीद समझ आ जाए। अब उन्होंने कहा जा में कौन सी मद है, मद मुत्सल, क्योंकि हमने पढ़ा था एक ही कलमे में आए हमजा तो उसे कहते हैं मद मुत्सल। वजह पढ़ लेते हैं कि हरफ मद्दा के बाद हमजा एक ही कलमे में आया है और कायदा यह है कि अगर हरफ मद्दा के बाद हमजा एक ही कलमे में आए तो उसे मद मुत्सल होगी, ठीक है। अब अगला है क़ालू आमन्ना में कौन सी मद है, हम कहेंगे मद मुनफसल, क्योंकि ये एक कलमे में नहीं आ रहे, मद मुत्सल की वजह से की तरह एक ही कलमे में नहीं आ रही है बल्कि दूसरी साइड पे आ रही है, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए, ठीक है। हरूफ मद्दा के बाद हमजा, हरूफ मद्दा है, दूसरे कलमे में हमजा आ रहा है। कायदा ये कि अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए तो उसे मद मुनफसल कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं दौबा में कौन सी मद है, हम कहेंगे मद लाजम कलमी मुसक्कल। क्यों, वजह हमने बतानी है, ठीक है। हमने कहना है हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ रही है कलमे में, ये शद आ रही है, इस वजह से इसे मद लाजम कलमी मुसक्कल कहेंगे। हम आगे भी पढ़ लेते हैं कि क्या हमने वाकई ठीक कहा है। ये देखें, इसलिए कि हरूफ मद्दा के बाद कलमे में तशदीद है और कायदा ये कि अगर हरूफ मद्दा के बाद कलमे में तशदीद आए तो मद लाजम कलमी मुसक्कल होगी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं नून वल कलम में कौन सा मद है, हम कहेंगे मद लाजम हरफी मुखफ़फ़। क्यों, क्योंकि हरूफ मुक़त्तात में सुकून लाजमी है, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा ठहरना है, ये नहीं कहना कि नून वल कलम, ये नहीं कहना, हम कहेंगे नून वल कलम, ठीक है। कायदा ये है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मुक़त्तात में सुकून लाजमी हो तो मद लाजम हरफी मुखफ़फ़ होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। आगे हम पढ़ लेते हैं यअलमूना में कौन सी मद है, हम कहेंगे मद आरज, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इस पर वक़फ़ किया जाए, इस पर वक़फ़ किया जाए तो नून साकिन हो जाएगा। अगर हम वक़फ़ करते हैं यअलमून, हम ऐसे कहते हैं तो सुकून, नून पर सुकून साकिन हो जाएगा, ठीक है। वक़फ़ की वजह से जो सुकून आएगा वो आरजी होगा। वक़फ़ अगर हम करेंगे तो इसकी वजह से जो इस पर सुकून आएगा वो आरजी होगा। और कायदा ये, मतलब हम कहते हैं कि हम पूरी एक लाइन अरबी की पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे लाइन खत्म भी नहीं हो रही है, वो छोटा सा दायरा आता है ना, वो लाइन खत्म भी नहीं हो रही है, वक़फ़ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ना यहाँ पे सांस लेने के लिए थोड़ा ठहरना है, तो हम वो ठहरेंगे उसे कहेंगे आरजी, ठीक है, उसे हम मद आरजी कहेंगे। कायदा ये है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो तो ये वाव के बाद सुकून आरजी लेके आएंगे तो उसे मद आरजी कहते हैं। समझ लग गई। मशे के सवालात हल करने के बाद हमें समझ लग गई है कि हरूफ मद्दा, मुत्सल, मुनफसल, आरज, लाजम, कलमी मुसक्कल ये कैसे और क्यों क्यों होते हैं। अगला चैप्टर हमारा है एक ही हर्फ में मद मुत्सल और मद आरज जमा होने की सूरत और इसके अहकाम। वैसे तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग के चैप्टर से ही आपका पेपर हल हो जाएगा अच्छे नंबरों से, लेकिन हम इसे एक दफ़ा वैसे ही पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसका लेक्चर बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मैं इसके एक अलग से लेक्चर बना लूंगी, ठीक है। उससे पहले हम उसकी मशक कर लेते हैं। मद की क्या तारीफ है, हम पीछे मद की तारीफ पढ़ चुके हैं, किसी लफ्ज को खींचना, ठीक है। हरूफ मद्दा कितने हैं, हरूफ मद्दा 3 है। अलीफ वाव साकिन से पहले जेर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले जेर हो उसे कहते हैं। मद की कितनी किस्में, 2 इकसाम है, असली और फरी, हमने बस इतना ही बताना है, ठीक है। मद मुनफसल की तारीफ वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये मिलाकर या मिला हुआ, मिलाकर पढ़ना या मिला हुआ, एक ही हर्फ के बाद हमजा एक ही कलमे में आए, जैसे जा, और सॉरी मुनफसल उन्होंने पूछा है, एक हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए, मतलब एक ही कलमे में ना आए दूसरे कलमे में आए तो उसे कहते हैं मद मुनफसल, जैसे मा अनजलना, ठीक है। अब उन्होंने कहा है दोनों की मुकदारें और इन दोनों में से जिस मद की मुकदार दूसरे मद के मुकाबले में ज्यादा करना जायज हो, इसे मदलल यानी बयान करना है तफसील के साथ। इसका क्वेश्चन, ये मद मुनफसल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो रहा है, ठीक है। हमने इनकी मुकदारों के बारे में भी पढ़ चुके हैं,
کہاں زیادہ کرنی ہے کہاں کم کرنی ہے، دونوں میں برابر رکھنی ہے، ایک مت کا ہم نے آخر تک رکھنی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا ہو رہا ہے کوشچن اینڈ، چیپٹر کلوز ہو رہا ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگلا باب ہمارا شروع ہو رہا ہے وقف کے بیان، ہم اس کے بارے میں اگلا چیپٹر 9ویں لیکچر میں ہم وقف کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا، اس طرح مجھے حوصلہ افزائی بھی ملے گی۔ اور ویڈیو پسند ہوئی ہو تو نیچے لازمی کمنٹ کیجیے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔